नमस्कार। इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीरीज में जो हर हफ्ते इसमें हम इंडिया के मुख्य मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को डिस्कस करते हैं और उनका इम्पैक्ट अपनी इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा उसको बारीकी से एनालाइज करते हैं। इस हफ्ते हम एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले हफ्ते रिलीज हुआ और वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन को। रिटेल इन्फ्लेशन डिस्कस करें उसके पहले कुछ इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स करंटली क्या है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया के लिए काफ़ी सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो फेवरेबल है राइट नाउ। अभी जैसे क्रूड ऑयल आप देखो तो क्रूड ऑयल जो है वो एक बैरल का प्राइस 5290 रुपीज़ है यानी कि $64, जो एक टाइम पे 2022 में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तब क्रूड ऑयल बढ़ के $110 तक टच कर गया था। तो वो आज गिर के $64 है और इनफैक्ट पिछले हफ्ते तो ये गिर के $56 हो गया था। अब इंडिया जो है वो अपना 80 to 85% टोटल क्रूड ऑयल का रिक्वायरमेंट जो है वो बाहरी कंट्री से इंपोर्ट करता है। तो नेचुरली जब क्रूड ऑयल प्राइस गिरेगा वो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो क्रूड ऑयल इंडिया के लिए बहुत फेवरेबल है। अभी RBI के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है जिसमें गोल्ड भी आ गया और फॉरेन करेंसीज भी आ गई, उसको आप देखो तो करीब $686 बिलियन है जो कि अक्टूबर के बाद काफ़ी शार्पली गिर गए थे। अक्टूबर के पहले RBI के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो $701 बिलियन तक पहुंच गए थे, लेकिन अक्टूबर के बाद जब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसे विड्रॉ करना शुरू किया तो उसके बाद ये शार्पली गिर गए थे। अब पॉजिटिव चीज़ ये है कि रिजर्व्स जो है RBI के पास वो धीरे धीरे वापस रीप्लेनिश हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। रिजर्व्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने अपने फंड्स विड्रॉ करना शुरू किया तो रूपी पे प्रेशर आ सकता है, डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है, रूपी डिप्रिशिएट हो सकता है। अब रूपी शार्पली डिप्रिशिएट हुआ तो RBI के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे, स्पेसिफिकली मानो डॉलर्स होंगे, तो RBI वो डॉलर्स बेच के रूपी को स्टेबलाइज कर सकता है। अगर RBI के पास डॉलर्स नहीं होंगे तो फिर रूपी को स्टेबलाइज करना मुश्किल हो जाएगा RBI के लिए। तो नॉर्मली इकोनॉमिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए 11 मंथ्स के इंपोर्ट्स कवर हो सके, जो इंपोर्ट्स की वैल्यू है 11 महीने तक की, वो कवर हो सके उतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने चाहिए। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ना ये एक इंडिया के लिए पॉजिटिव चीज़ है। इसके बाद अगर आप इंटरेस्ट रेट देखो, RBI का रेपो रेट जो कि इंडिया की जो इकोनॉमी वाइड इंटरेस्ट रेट है उसका एक बेंचमार्क है, वो रेपो रेट पहले 6.5% था। फरवरी 2023 से लेके 2025 तक 6.5% रहा। इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई था, वो फरवरी में और अप्रैल में घटा के RBI ने 6% कर दिया है और एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे ये और घटा के 5.5 या 5% तक भी चले जाए। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इसका सीधा बेनिफिट होगा EMIs पे। EMI सस्ती हो जाएगी तो EMI सस्ती होगी तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है, डिमांड है, वो धीरे धीरे बढ़ सकता है आगे जाके। इसके अलावा GST कलेक्शन भी आप अप्रैल में देखो तो 12.5% से बढ़ा है। GST कलेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आप देखो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3% है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थोड़ा वीक चल रहा है लेकिन ग्रेजुअली मॉडरेटली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी जो है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। हालांकि इतना शार्पली ग्रोथ नहीं है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, जो हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कि ये बढ़ता है या नहीं। लेकिन HSBC का PMI यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक प्रतीक है, वो आप अप्रैल में देखो तो 58.2 का था, मार्च में 58.1 था। जब 50 के ऊपर हो HSBC का PMI इंडेक्स तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी जो है वो एक्सपांड हो रही है। 50 के नीचे हो तो इकोनॉमी जो है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है इकोनॉमी में वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। 58.2 ये पिछले 10 महीनों में यानी कि जून 2024 के बाद में सबसे हाईएस्ट फिगर है। तो HSBC PMI इंडेक्स भी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है। इसके बाद गोल्ड आप तो अगेन गोल्ड का जो प्राइस है करंटली वो 93,000% डाउन है ऑल टाइम हाई से 10 ग्राम का। अब गोल्ड जो है वो हाई होगा तो नेचुरली हमारे इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि काफ़ी गोल्ड जो है वो हम बाहरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन उसका दूसरा साइड ये है कि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड होल्डिंग्स है।
इंडियन कंज्यूमर्स के पास ले लो या टेम्पल्स के पास ले लो, तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, तो एक वेल्थ इफेक्ट होगा, यानी कि लोगों के जो एसेट्स है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हालांकि गोल्ड लोग बेचेंगे नहीं, पर गोल्ड को जो है वो गिरवी रख के लोन लेते हैं, तो ये कंजम्पशन के लिए इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फिगर है इन्फ्लेशन। अप्रैल में कितना रहा है? अगेन इन्फ्लेशन कम होगा तो भी लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगा तो इकोनॉमी में डिमांड एक्टिविटी बढ़ेगी, राइट? तो इन्फ्लेशन का डेटा भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है, जो हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड फाइनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कंजम्पशन कितना रहा है अप्रैल में, राइट? तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रतीक है। अगेन अगर पेट्रोल का, डीजल का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, या नाफ्ता का जो कि पेट्रोकेमिकल्स में यूज़ होता है एज फ्यूल, उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, या केरोसिन का कंजम्पशन बढ़ रहा है, या बाइट्यूमिन जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है तो ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ पिकअप हो रही है, यानी उसका एक प्रतीक है, ठीक है? तो ये दोनों चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन देखते हैं। अब सीपीआई का ट्रेंड जो है सीपीआई का, वो काफी पॉजिटिव चल रहा है। रिमेंबर कि अक्टूबर में सीपीआई इन्फ्लेशन जो है, रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया में, वो 6.2% चला गया था, जो पिछले 2 साल में सबसे हाईएस्ट फिगर था। और इसका रीजन था कि फूड इन्फ्लेशन जो है, फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन, वो 9.7 ऑलमोस्ट 10% हिट कर गया था। और ये बुरी चीज़ क्यों है? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है, फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन, वो जो टोटल कंजम्पशन बास्केट है इंडियन कंज्यूमर का, उसका 46% है। यानी कि इंडियन कंज्यूमर्स जो भी टोटल स्पेंड करते हैं मंथली जो भी आइटम्स में, उसमें से ऑलमोस्ट 46% जो है वो सिर्फ खाने पीने में स्पेंड करते हैं, ठीक है? तो अगर खाने पीने की प्राइस बढ़ेगी, फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इंडियन कंज्यूमर्स के पॉकेट्स को सबसे ज़्यादा डैमेज करेगा, और ये इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा जीडीपी ग्रोथ पे, क्योंकि डिमांड जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो कम हो जाएगी, ठीक है? इन्फ्लेशन आप देखो, फूड इन्फ्लेशन वो कंसिस्टेंटली अक्टूबर के बाद कम हो रहा है, और हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन अगर आप देखो तो 3.2% है, और इसका कारण है कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो 9.7% जो अक्टूबर 2024 में था, उससे कम होके अब 2.1% हो गया है फूड इन्फ्लेशन, फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन, ठीक है? तो ये इंडियन कंज्यूमर्स के लिए अगेन बहुत पॉजिटिव चीज़ है। रिमेंबर सीपीआई का मतलब क्या है? सीपीआई का मतलब है कि 2012 का बेस ईयर अगर हम पकड़े, यानी कि 2012 में एक एवरेज इंडियन सिटीजन, एक एवरेज इंडियन नागरिक का जो स्पेंडिंग था, कंजम्पशन था, वो कौन सी चीज़ों में था? 2012 का बास्केट आप पकड़ो, बेस ईयर पकड़ो, तो 46% जो है उनका खर्चा होता था फूड एंड बेवरेजेस में। उसमें फूड एंड बेवरेजेस के अंदर आप देखो तो सीरियल्स जो है, सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स, सीरियल्स में आ गया राइस, आ गया व्हीट, आ गया रागी, आ गया, ठीक है, मेज आ गया, तो ये सारों का कंजम्पशन जो है वो 9.7% था, ठीक है? टोटल फूड एंड बेवरेजेस के अंदर, फूड एंड बेवरेजेस में जो स्पेंडिंग है उसका ऑलमोस्ट 9.7% जो था वो सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स में था। पल्सेस में स्पेंड करते थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारा हाई कंजम्पशन था इंडियन नागरिक का 2012 में, ठीक है? इसके अलावा अगेन क्लोथिंग एंड फुटवेयर, ऑलमोस्ट 6.5% जो इंडियन कंज्यूमर का स्पेंडिंग था 2012 में, वो 6.5% जो है वो क्लोथिंग में जाता था या फुटवेयर में जाता था। ऑलमोस्ट 10% जो है वो हाउसिंग में जाता था। फ्यूल एंड लाइट, यानी कि केरोसिन है, कुकिंग ऑयल है, ये सारों में, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारों में 7% जितना स्पेंड करते थे इंडियंस 2012 में। हेल्थ में 6%, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में 9% ऑलमोस्ट, एजुकेशन में 4.5%, और पर्सनल केयर यानी कॉस्मेटिक्स है या गोल्ड सिल्वर है, उसमें 4% स्पेंड करते थे इंडियन कंज्यूमर्स। ये 2012 के हिसाब से। अब इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि 2012 तो बहुत पुराना हो गया है, तो अब हो सकता है कि वो रिवाइज करके 2022 का डेटा गवर्नमेंट ले ले, यानी कि 2022 में एक एवरेज इंडियन कंज्यूमर कौन सी चीज़ों में सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है, वो रिवीजन करेगी गवर्नमेंट, वो रिवीजन करेगी, फिर ये बास्केट के जो परसेंटेजेस है वो शायद चेंज हो जाए, ठीक है? और एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बोलनी थी कि फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन, अब रूरल और अर्बन कंज्यूमर्स में, रूरल कंज्यूमर्स जो है वो फूड एंड बेवरेजेस में 54% स्पेंड करते थे 2012 में, और अर्बन कंज्यूमर्स जो है वो 36% स्पेंड करते थे फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन में। तो फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन जो है उसका सबसे ज्यादा एक्सपोजर रूरल कंज्यूमर्स में था,
और फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन कम होना ये रूरल कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि रूरल इकोनॉमी जो है वो कंपैरेटिवली अर्बन इकोनॉमी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। इनफैक्ट रूरल साइड में आप इन्फ्लेशन देखो तो वो 2.92% आया है। सीपीआई इन्फ्लेशन का फिगर रूरल एरियाज में 2.92% है और अर्बन इन्फ्लेशन अगर आप देखो तो 3.36% है। तो अर्बन इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा है रूरल इन्फ्लेशन के कंपैरिजन से, अगेन क्योंकि रूरल एरियाज में फूड में ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में। तो अगर फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन बढ़ा रूरल कंज्यूमर्स के लिए नेगेटिव है, फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन घटा तो वो रूरल कंज्यूमर्स के लिए पॉजिटिव है। तो रूरल इकोनॉमी आप देख रहे हो कि पिछले कुछ महीनों से रूरल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग चल रही है। इसका रीजन है फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन। ठीक है, अब फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन कम क्यों हुआ, इसका रीजन है कि पिछले साल मॉनसून जो था, रेन्स था, वो काफी अच्छी रही है। हालांकि कुछ कुछ क्षेत्रों में फ्लड्स आए थे जिसकी वजह से जो टमाटर, अनियंस और आलू इनके प्राइसेस है वो काफी शार्पली बढ़ गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेजिटेबल्स जो है, वेजिटेबल्स के प्राइसेस अक्टूबर में ऑलमोस्ट 42.2% तक पहुंच गए थे। ठीक है, अगेन जैसे मैंने बोला टॉप यानी कि टमाटर, कांदा और आलू इनके प्राइसेस ऑलमोस्ट 42% बढ़ गए थे, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन ओवरऑल जो है वो बहुत हाई चला गया था। और इसका रीजन है कि काफी सारे क्षेत्रों में फ्लडिंग आई थी, उसके पहले हीट वेव्स भी आई थी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मॉनसून अच्छी रही है लास्ट ईयर, तो इसकी वजह से जो रिजर्वोयर लेवल्स है इंडिया के वो भी काफ़ी बढ़ गए थे। सो अगर नवंबर 2024 में अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो मैंने डिस्कस किया था कि कैसे रिजर्वोयर्स जो है इंडिया में टोटल 161 मेजर रिजर्वोयर्स है, तो उनमें जो पानी जो है स्टोरेज, लाइव स्टोरेज, वो ऑलमोस्ट 78-80% जितने फुल थे रिजर्वोयर्स। अभी भी आप देखो बारिश के बाद, तो अभी रिसेंट डेटा अगर आप देखो तो सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आती है, उनके हिसाब से 15 मई यानी कि कल के हिसाब से टोटल स्टोरेज जो है वो 55 BCM जितना था। ठीक है, जो कि पिछले साल सेम डेट को 46 BCM जितना था। टोटल पानी भरा हुआ था रिजर्वोयर्स में 55 BCM, लगभग 31% है टोटल रिजर्वोयर कैपेसिटी। टोटल रिजर्वोयर की कैपेसिटी कितनी है इंडिया के 161 रिजर्वोयर्स की? 182 BCM। ठीक है, वो लाइव कैपेसिटी है, उसमें से 55 BCM जितना फुल था रिजर्वोयर। पिछले साल सिर्फ 46 BCM जितना फुल था। तो पिछले साल के कंपैरिजन में आज आप रिजर्वोयर का स्टोरेज देखो तो वो काफी अच्छा है। इसकी वजह से जो खरीफ की जो बुआई थी पिछले साल, खरीफ क्रॉप्स की जो बुआई थी और रबी क्रॉप्स जो कि विंटर क्रॉप्स है उसकी भी जो बुआई थी और हार्वेस्ट है इस बार काफ़ी अच्छा हुआ है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स, ये सब का जो सप्लाई है मार्केट में वो अच्छा हुआ है। सप्लाई अगर डिमांड से ज़्यादा होगा तो जो वेजिटेबल, फ्रूट्स और सबके प्राइजेस है वो कम होंगे। डिमांड एंड सप्लाई, राइट। तो रिजर्वोयर्स फुल थे, ये एक प्रतीक है कि मॉनसून अच्छा रहा है और एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होना चाहिए। जो हमने पिछले कुछ महीनों में डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, वो हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, फ्रूट्स के प्राइजेस भी काफ़ी शार्पली गिरे हैं। अब फ्रूट्स के प्राइजेस 5.2% इतने शार्पली इसलिए गिरे हैं क्योंकि पिछले साल यानी कि अप्रैल 2024 का अगर आप बेस देखो, ठीक है, तो फ्रूट्स का जो इन्फ्लेशन था वो 5.2% था। फ्रूट्स का इन्फ्लेशन पिछले साल 5.2% था और इस साल फ्रूट्स का इन्फ्लेशन जो है वो 13.8% बढ़ा है। तो 13.8% बढ़ा है, इसका रीजन ये भी है कि पिछले साल अप्रैल 2024 में फ्रूट्स का जो इन्फ्लेशन का ग्रोथ था वो काफी लो था कंपैरेटिवली। तो लो बेस पे फ्रूट्स का इन्फ्लेशन अभी हाई दिख सकता है ऑप्टिकली। लेकिन अगेन फ्रूट्स का जो कंट्रीब्यूशन है फूड एंड बेवरेजेस में वो कम है 3%, इसीलिए फूड एंड बेवरेजेस का इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ा। फ्रूट्स के अलावा अगर आप ऑयल्स देखो, ऑयल्स में कौन से ऑयल आते हैं? सनफ्लावर है, सोयाबीन है, या पाम ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। तो ये सारे ऑयल्स जो है उनका इन्फ्लेशन भी आप अप्रैल 2024 में देखो, पिछले साल, ये अप्रैल 2024 का फिगर है, तो वो अप्रैल 2024 में 9.4% से घटा था इन्फ्लेशन। अब 9.4% से घटा था, उसके सामने आज आप देखो तो ऑयल एंड फैट्स का इन्फ्लेशन जो है वो 17.4% है। तो लास्ट ईयर का बेस जो है वो लो था, उसके अगेंस्ट में आज इन्फ्लेशन हाई दिख रहा है ऑप्टिकली। ये तो एक रीजन है। दूसरा रीजन ये भी है ऑयल का इन्फ्लेशन इतना शार्पली क्यों बढ़ा है,
क्योंकि इंडिया जो है वो अपना टोटल ऑयल, एडिबल ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है नेशनली, उसका ऑलमोस्ट 60% जो है वो बाहरी कंट्रीज से इंपोर्ट करती है। सो फॉर इंस्टेंस आप देखो तो पाम ऑयल इंडिया मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट करती है। इंडोनेशिया में इस बार पाम ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो रिलेटिवली थोड़ा कम आया है एक्सपेक्टेड से। इसकी वजह से ग्लोबल जो ऑयल प्राइजेस है, एडिबल ऑयल प्राइजेस, वो थोड़े हाई चल रहे हैं। ग्लोबल एडिबल प्राइस हाई है तो नेचुरली इंपोर्टेड कॉस्ट जो है इंडिया की एडिबल ऑयल की वो भी हाई रहेगी। इसकी वजह से एडिबल ऑयल की का इन्फ्लेशन जो है वो 17.4% बढ़ा है। बट अगेन ऑयल का जो स्पेंडिंग है, इंडिया के आम नागरिक का स्पेंडिंग आप देखो, टोटल स्पेंडिंग, उसमें से ऑयल में जो स्पेंड होता है वो सिर्फ 3.6% है और ये ज्यादा है नहीं। तो इसलिए ऑयल का इन्फ्लेशन हमें ज्यादा हर्ट नहीं किया है, एडिबल ऑयल का इन्फ्लेशन। ठीक है, बाकी जो कैटेगरीज है उसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल इन्फ्लेशन में कम है। शुगर का आप देखो तो 1.4% कंट्रीब्यूशन है, स्पाइसेस का 2.5%, प्रीपेड मील एंड स्नैक्स 5.6% और पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स 2.4%। तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं इनका ओवरऑल इन्फ्लेशन में। अच्छा, क्लोथिंग एंड फुटवेयर का आप देखो तो माइल्डली मॉडरेटली ज़्यादा इन्फ्लेशन है, 2.7%। हाउसिंग में आप देखो तो फ्लैट है। अब हाउसिंग की हम बात करें तो ये जो हाउसिंग का फिगर है वो अर्बन हाउसिंग का है, रूरल हाउसिंग इसमें इंक्लूडेड नहीं रहता। हाउसिंग का कंट्रीब्यूशन टोटल इन्फ्लेशन में 10.1% है, तो हाउसिंग का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल इन्फ्लेशन में, लेकिन हाउसिंग प्राइजेस फ्लैट रहे हैं अप्रैल में। फ्यूल एंड लाइट में आप देखो फायरवुड है, चारकोल है, केरोसिन है, एलपीजी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारा फ्यूल एंड लाइट में इंक्लूडेड है। और फ्यूल एंड लाइट का इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा शार्पली बढ़ा है, 2.9%। इनफैक्ट इसमें इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस अगर आप देखो तो 4.3% से बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर, और एलपीजी के प्राइस है 4.2% से बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। तो एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़े हैं, इसकी वजह से फ्यूल एंड लाइट का इन्फ्लेशन शार्पली बढ़ा है 2.9% जितना। फ्यूल एंड लाइट का भी कंट्रीब्यूशन ओवरऑल इन्फ्लेशन में आप देखो तो 7% है। ठीक है, बाकी हाउस होल्ड गुड्स में थोड़ा मॉडरेटली कम हुआ है इन्फ्लेशन। हेल्थ में आप देखो तो फ्लैट है 4.3%, मार्च में भी 4.3% था। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन यानी कि पेट्रोल डीजल जिसमें यूज होता है उसका इन्फ्लेशन 3.7% से बढ़ा है। इसमें मोबाइल चार्जेस जो है वो भी इंक्लूडेड रहते हैं कम्युनिकेशन में, तो मोबाइल चार्जेस में काफ़ी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने जो रेट्स है वो बढ़ाए हैं। उसका इम्पैक्ट इस साल अप्रैल में दिख रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है 3.7% से बढ़ा है। रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट में कितना स्पेंडिंग करते हैं इंडिया के नागरिक? 1.7%, ज़्यादा है नहीं। उसका इन्फ्लेशन भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, 2.5%। एजुकेशन में कितना स्पेंड करते हैं? 4.5%, और उसका इन्फ्लेशन 4.1% से बढ़ा है। थोड़ा सा हाई है एजुकेशन में इन्फ्लेशन। बाकी पर्सनल केयर में कॉस्मेटिक्स आता है। कॉस्मेटिक्स में स्पेंडिंग थोड़ा बढ़ा है, अब समर भी आ रही है तो समर की वजह से ग्रूमिंग में ज़्यादा स्पेंड करेंगे, शायद डिओड्रेंट्स में स्पेंड कर रहे होंगे। तो शैम्पू है, टूथपेस्ट है, टॉयलेटरीज के भी प्राइसेस बड़े होंगे। और पर्सनल केयर में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है गोल्ड एंड सिल्वर, स्पेसिफिकली ऑर्नामेंट्स। तो गोल्ड की प्राइस अभी बढ़ी हुई है, सिल्वर की भी बढ़ी हुई है प्राइस। तो इसकी वजह से पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स की जो इन्फ्लेशन है वो 13% से बढ़ा है अप्रैल में, राइट, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस हाई है। और अगर हम कोर सीपीआई की बात करें तो वो 4.1% है। रिमेंबर, हेडलाइन सीपीआई जो है वो 3.2% है, लेकिन कोर सीपीआई है 4.1%। कोर सीपीआई का मतलब क्या है? कोर सीपीआई में फूड और फ्यूल यानी कि क्रूड ऑयल, उसके प्राइजेस एक्सक्लूड किए जाते हैं। क्यों एक्सक्लूड करते हैं? क्योंकि फूड के जो प्राइजेस है वो सीजनली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस भी काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो वॉलेटाइल कैटेगरीज है फूड एंड फ्यूल की, उसको एक्सक्लूड कर दे तो नॉन वॉलेटाइल आइटम्स जो है कंज्यूमर बास्केट में, उसका क्या वेरिएशन है। उसमें इन्फ्लेशन 4.1% है, मार्च में भी 4.1% था, फ्लैट रहा है। नॉन फूड और नॉन फ्यूल प्राइसेस थोड़े से कंपैरेटिवली हाई है। मेजरली तो सीपीआई में फूड प्राइसेस कम हुए हैं, इसीलिए सीपीआई में इतना बेनिफिट दिख रहा है। आगे जाके एक्सपेक्टेड ये है कि जून में जब आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग होगी रेपो रेट की, तो उसमें भी क्योंकि इन्फ्लेशन कम हुआ है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी अभी इतनी पिकअप नहीं हुई है, तो आरबीआई के पास इनफ रीजंस है कि वो इंटरेस्ट रेट घटाए। हो सकता है कि जून में 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% से कम करेगी, परसेंटेज पॉइंट से रेपो रेट कम करेगी, और आगे जाके ये पूरे साल में ऑलमोस्ट 50 to 75 बेसिस पॉइंट जितने इंटरेस्ट रेट कम करेगी आरबीआई के लिए, क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स है वो फेवरेबल है इंटरेस्ट रेट कम होने के लिए। ठीक है, ये हो गया इन्फ्लेशन की बात। अब क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं पेट्रोलियम के प्रोडक्ट
जो है उनका कंजम्पशन अप्रैल 2025 में कितना रहा है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कौन सी चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ें आती है। इसमें है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मेजरली जो है वो कुकिंग के लिए यूज़ होता है, हीटिंग के लिए यूज़ होता है, और काफ़ी बार फ्यूल जो है व्हीकल्स में उसके लिए भी यूज़ होता है। इसके बाद आता है नाफ्था। नाफ्था जो है वो पेट्रोकेमिकल्स यूनिट्स जो है उसमें यूज़ होता है, इथिलीन है या प्रोपिलीन है उसके प्रोडक्शन के लिए। अब नाफ्था जो है उसका एक सब्सटीट्यूट है, वो सब्सटीट्यूट क्या है, वो है नेचुरल गैस, जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस हाई है तो इंडस्ट्रीज क्या करेगी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज वो नाफ्था यूज़ करना शुरू करेगी, और अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस गिरे तो फिर नाफ्था यूज़ नहीं करेगी, वो नेचुरल गैस यूज़ करना शुरू करेगी। तो नाफ्था का एक सब्सटीट्यूट है नेचुरल गैस, ठीक है, ये याद रखेगा। इसके बाद मोटर स्पिरिट जो है पेट्रोलियम या पेट्रोल जो गाड़ियों में यूज़ होता है, मोटर स्पिरिट एक टेक्निकल टर्म है। इसके बाद एटीएफ है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो फ्लाइट्स में यूज़ होता है, एयरप्लेन्स में यूज़ होता है। देन एसकेओ यानी कि केरोसिन ऑयल, अगेन कुकिंग में यूज़ होता है। हाई स्पीड डीजल जो कि ट्रक्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है, एग्रीकल्चरल पंप्स में, जनरेटर्स में यूज़ होता है, ठीक है। और इनफैक्ट हाई स्पीड डीजल का आप टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन देखो, ठीक है, तो वो 41% है, यानी कि टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट 41% कंजम्पशन जो है वो सिर्फ डीजल का है। तो डीजल का ट्रेंड जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन के ट्रेंड को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। एलडीओ लाइट डीजल है, लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीसेस जो मशीनरी में यूज होते हैं या फिर इंजिन्स में यूज होते हैं। एफओ यानी कि फर्नेस ऑयल है, और एलएसएचएस यानी कि लो सल्फर हैवी स्टॉक है, जो कि बॉयलर्स में, इंडस्ट्री बॉयलर्स में, फर्नेसेस में और पावर प्लांट्स में यूज़ होता है। बाइट्यूमिन जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, तो अगर बाइट्यूमिन का कंजम्पशन कम हुआ तो वो एक प्रतीक हो सकता है रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। पेट्रोलियम कोक, अगेन पेट्रोलियम कोक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, पावर प्लांट्स में भी यूज़ होता है एज फ्यूल, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स है वो पेट्रोलियम कंजम्पशन के है, और इसमें मेजरली ट्रेंड ये है कि डीजल का जो कंजम्पशन है वो अप्रैल में स्ट्रांग रहा है, 4% से ग्रो हुआ है, जो कि पिछले साल यानी कि अप्रैल 2024 में सिर्फ 1% से ग्रो हुआ था, ठीक है। तो एक रीजन तो है इतना शार्पली क्यों ग्रो हुआ है, क्योंकि पिछले साल जो बेस था वो लो था, 1% ग्रो हुआ था, उस पर 4% ग्रो हुआ है, राइट। तो वो एक चीज है, लेकिन दूसरी चीज ये भी है, जैसे हमने देखा कि HSBC PMI यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है वो बड़ा है, 58.2 आया है अप्रैल में। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्ट्रांग चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़ेगी तो फ्रेट ट्रैफिक जो है हाईवेज पे वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, ट्रक का ट्रैफिक है वो स्ट्रांग रहेगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हमने देखा कि स्ट्रांग है, तो पंप्स में भी शायद डीजल यूज़ होता हो, जनरेटर्स में यूज़ होता हो, वो स्ट्रांग चल रही है। तो ये शायद प्रतीक है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्ट्रांग चल रही हो, जिसकी वजह से डीजल का जो कंजम्पशन है वो अप्रैल 2024 में 4% से ग्रो किया है। इसके अलावा पेट्रोल का कंजम्पशन 5% ग्रो हुआ है। अगेन रिमेंबर कि इस 5% ग्रो हुआ है 14% पे, अप्रैल 2024 में एक साल पहले 14% से ग्रो हुआ था, क्योंकि प्री इलेक्शन जो मार्केटिंग कैंपेन थे, इलेक्शन के कैंपेन, उसमें शायद व्हीकल ज़्यादा यूज़ हुए, पेट्रोल कंजम्पशन ज़्यादा हुआ है। तो अप्रैल 2024 में 14% ग्रो हुआ था, उस पर 5% पेट्रोल का ग्रोथ है। तो अर्बन ट्रैफिक भी काफ़ी स्ट्रांग चल रहा है, ये हम मान सकते हैं। नाफ्ता का अगर आप देखो, नाफ्ता में मैंने बोला कि नेचुरल गैस एक सब्स्टिट्यूट है। अब नेचुरल गैस की जब हम बात करें तो 2024 में जब रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई, क्रूड ऑयल प्राइस बढ़े, इसके साथ साथ नेचुरल गैस का प्राइस भी बढ़ा। नेचुरल गैस का जो प्राइस है LNG, स्पेसिफिकली लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसका स्पॉट प्राइस 2022 की हम बात करें तो 54 MMBTU यानी कि पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, 54 मिलियन पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स तक LNG का प्राइस बढ़ गया था 2022 में। वो अब कम हो गए, क्रूड ऑयल प्राइस भी कम हुआ है, तो नेचुरल गैस का प्राइस भी क्रूड ऑयल के साथ ही मूव करता है। नेचुरल गैस भी कम होके 54 से कम होके अब 13 MMBTU पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स हो गया है। तो नेचुरल गैस का प्राइस शार्पली गिरा है। इसकी वजह से हो सकता है कि जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है इंडिया की, उन्होंने नाफ्ता ना कंज्यूम करके नेचुरल गैस LNG कंज्यूम करना शुरू किया है, इसीलिए नाफ्ता में जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन हुई है, 23% से काफी शार्पली डिक्लाइन हुई है, ठीक है। ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल का जो ग्रोथ है वो 4% से बढ़ा है। अब एविएशन टर्बाइन फ्यूल अगर यूज होगा तो इसका मतलब है कि फ्लाइट एयर पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो बढ़ना चाहिए, राइट। तो एयर पैसेंजर ट्रैफिक आप मार्च में देखो, मार्च में वो बढ़ा था 10% से ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ATF का कंजम्पशन भी 4% से बढ़ा है, जो कि पिछले साल की ग्रोथ जितना नहीं है, लेकिन फिर भी 4%
पॉजिटिवली, मॉडरेटली पॉजिटिव ग्रोथ है। ठीक है। बाइट्यूमिन का कंजम्पशन -5% है, तो बाइट्यूमिन का कंजम्पशन जो है वो कम हुआ है, पिछले साल भी कम था। और ये हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन में, हाईवेज पे कैपिटल स्पेंडिंग जो है वो इस साल बजटेड कैपिटल स्पेंडिंग जो है वो फ्लैट रखी है, गवर्नमेंट ने बढ़ाई नहीं है। तो रोड कंस्ट्रक्शन में अब जो होना चाहिए था वो ऑलरेडी रोड कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो अब मार्जिनल ग्रोथ जो है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो है रोड कंस्ट्रक्शन में वो अब मॉडरेट हो रही होगी, जिसकी वजह से बाइट्यूमिन का कंजम्पशन भी कम हुआ है। ठीक है। ओवरऑल आप देखो तो टोटल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन है, टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन अप्रैल 2025 में आप देखो वो 0% है, फ्लैट है। क्यों फ्लैट है? वेल, डीजल कंजम्पशन 4% से बढ़ा है, पेट्रोल कंजम्पशन 5% से बढ़ा है, लेकिन उसके सामने आप देखो तो नाफ्ता का जो कंजम्पशन है वो 23% से कम हुआ है। और बाकी कुछ फ्यूल्स जो है, जिसमें से पेट्रोलियम कोक ले लो या बाइट्यूमिन ले लो, इनका भी कंजम्पशन जो है वो नेगेटिव हुआ है अप्रैल 2025 में। इसीलिए ओवरऑल पेट्रोलियम कंजम्पशन जो है इवन आउट करके फ्लैट रहा है अप्रैल 2025 में। ठीक है। तो ये हो गया सीपीआई और पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन का डिस्कशन। इस हफ्ते के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते हम इंडिया का ट्रेड डेटा डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली इंडिया का इंपोर्ट क्या रहा है अप्रैल 2025 में, एक्सपोर्ट क्या रहा है, और इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट यानी कि ट्रेड बैलेंस इंडिया का कितना रहा है, और उसका इम्पैक्ट इंडिया के करंट अकाउंट पे क्या पड़ सकता है। इन चीज़ों को हम बारीकी से डिस्कस करेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैव अ गुड वीक।